Hello, good morning, dear students. This is your 8th standard third lesson, minerals and power resources. See, minerals and the resources which are used generally in the power sector. So, there's a story where we start. Kiri starting visiting Sukant in his native place near Dhanbad. Kiri was amazed to see that large areas were black. Sukant, why is the place so black and dusty? She asked. This is because of the coal mines nearby. Do you see the trucks? They are carrying the minerals coal. And you find the trucks. What they are doing? They are carrying the mineral, that is coal. So see, the students, it's a story, a small story to introduce you what are the mines like, what are the minerals, right? But you are in 8th standard, you can easily understand that there are coal mines and all. What are minerals then? Right now, Kiri has a question for Sukant, and he says, have you ever seen a baker baking biscuits? The flour, milk, sugar, sometimes eggs are mixed together. So while eating the baked biscuit, can you see these ingredients separately? No, just as in the biscuit, there are number of things that you cannot see. Rocks on the earth have several material called minerals mixed in them. So minerals are what? In the earth, in the rocks, there are substances. Those are called mineral. Here our lesson starts. A naturally occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral. A naturally occurring substance that has definite chemical composition is a minerals. Minerals are not evenly distributed on the earth. Everywhere there are no minerals, right? On the part of the earth, somewhere some minerals are found, somewhere other minerals are फाउंड दैट, एंड दिस इज़ द कंडीशन विद द यूनिवर्स ऑल्सो. जो मिनरल्स हमें अर्थ पे मिलते हैं उससे कई अलग मिनरल्स चांद पे मिलते हैं, बट मून एंड अर्थ आर हैविंग सेम मिनरल्स. हाँ, और अभी मार्स पे लोगों का कहना है, साइंटिस्ट का कहना है कि वहाँ पे कुछ अलग मिनरल्स मिल सकते हैं. हाँ, ऐसा कंडीशन है. सो स्पेस इज़ ए हैविंग डिफरेंट मिनरल्स जो हमारे अर्थ पे नहीं है. ऐसे कुछ मिनरल्स भी, ऐसे कुछ मेटल होंगे, मिनरल्स होंगे, ऐसे दूसरी स्पेस पे दूसरे प्लैनेट पे है. ठीक है, तो वैसे ही अर्थ पे क्या है, हर कंट्री में हर जगह पे मिनरल्स नहीं है. एक मिनरल्स कहीं भी पाया जाता है तो दूसरा मिनरल दूसरी जगह पाया जाता है. ऐसा मिनरल्स आर देयर. Some minerals are found in areas which are not easily accessible such as Arctic Ocean bed and Antarctica. अब कुछ मिनरल्स तो ऐसे हैं जो बहुत ही व्हाट वी से नॉट ईजी प्लेसेस, नॉट एक्सेसिबल, नॉन एक्सेसिबल प्लेसेस पे भी मिनरल्स मिलते हैं, है ना. जैसे आर्टिक ओशन. अब आर्टिक ओशन क्या है? आर्टिक ओशन क्या है? बहुत ठंडा है. वहाँ पे क्या है? बर्फ़ है. और उसके अंडर जो ज़मीन है, उसके नीचे जो ज़मीन है, वहाँ पे कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं. मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट. अब मिनरल्स बनते कैसे हैं? देर आर डिफरेंट जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट. अलग अलग चीज़ें हैं, रीजन से दे मेक द मिनरल्स अंडर वेरी कंडीशंस. बट जितने भी मिनरल्स अभी अर्थ पे बनते हैं सारे नेचुरली बने हुए, हमने नहीं बनाए. दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस. दे कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर, डेंसिटी, हार्डनेस, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सोलिबिलिटी. सो मिनरल्स डिफ़र करते हैं, अलग अलग हम मिनरल्स को मानते हैं, अलग अलग उनको डिफाइन करते हैं. किस पे? उनकी क्वालिटीज़ पे डिपेंड है. ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मिनरल्स ऑन द नेक्स्ट पेज. अब देखो यहाँ पे चार्ट दिया है. मिनरल के दो टाइप है. पहले मेटालिक और नॉन मेटालिक. कौन से है? मेटालिक और नॉन मेटालिक. मेटालिक मिनरल्स कंटेंस मेटल इन रॉ फॉर्म. मेटालिक मिनरल्स मतलब जिसमें मेटल मिलते हैं. आयरन इज़ ए मेटल, गोल्ड इज़ ए मेटल, सिल्वर इज़ ए मेटल, एल्यूमिनियम इज़ ए मेटल. अभी ये रॉ फॉर्म में मिलते हैं. जैसे कि वैसा सोना मिलता है नहीं, रॉ फॉर्म होता है, उसको निकालना पड़ता है, उसको
प्योर करना पड़ता है ना। Metals are hard substance that conduct heat and electricity and have characteristic luster and or shine. So metals के अपने अलग ये है वर्चूज़ है, क्वालिटीज़ है। हाँ, जैसे कि आयरन और बॉक्साइड, मैग्नीज और आर सम एग्जांपल्स। हाँ, अब ये एग्जांपल है, दे आर हार्ड, दे आर लस्टर, दे आर शाइनिंग। सो ये these आर द क्वालिटीज़ ऑफ द now the metallic minerals and non-metallic. So these are the metallics, right? Metallic minerals may be ferrous or non-ferrous, may be ferrous or non-ferrous. Now ferrous minerals like iron or manganese and chromites contain iron. A non-ferrous minerals does not contain iron but may contain some other metals such as gold, silver, copper and lead. सो देखो दो टाइप के हैं, जिसमें आयन सब्सटेंस है वो है फेरस, जिसमें आयन सब्सटेंस नहीं है वो है नॉन फेरस। जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। इसका छोटा सा डिफरेंशिएशन ऐसा भी होगा कि फेरस मिनरल्स आर चिप मिनरल्स और नॉन फेरस मिनरल्स जो है वो वर्दी मिनरल्स है ना, कॉस्टली मिनरल्स होते हैं। अब थर्ड है, सेकेंड टाइप ऑफ मिनरल है नॉन मेटालिक। सम मिनरल्स आर नॉन मेटालिक्स। हाउ? मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स। लाइमस्टोन है, माइका है, जिप्सम है, दीज आर कोल, दीज आर व्हाट, दे आर नॉन मेटालिक मिनरल्स। उसमें मेटल नहीं है इसलिए उसको सीधा सीधा क्या कहेंगे, नॉन मेटालिक मिनरल्स। नाउ हाउ डू वी गेट मिनरल्स? एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, मिनरल कैसे नेचर से लिए जाते हैं। हाउ डू वी गेट मिनरल्स फ्रॉम द नेचर? ऑन द सेकंड पेज see, first is mining, second is drilling and third is quarrying. माइनिंग, ड्रिलिंग, क्वारिंग। क्वारिंग तो तुमने बहुत सारी देखी होगी, है ना। क्वारी होती है, छोटे छोटे पत्थर वहाँ पे कट होते हैं, है ना। वो क्या बनते हैं, रास्ता बनाने के लिए वो छोटे छोटे पत्थर कट करके लाते हैं। घर में घर बनाने के लिए छोटे छोटे पत्थर, वो खड़ी, है ना, क्वारी, स्टोन क्वारी। तो स्टोन क्वारी, तो वहाँ पे क्या होते हैं, बड़े पत्थर आते हैं, वो वहाँ पे रखे जाते हैं, उसको कटिंग किया जाता है और उसको छोटे इसमें तब्दील किया जाता है। सो क्वारिंग इज़ वन प्रोसेस। अब क्वारिंग में क्या क्या आता है, जैसे मार्बल्स है, बड़े बड़े पत्थरों को कट करके सीधे स्ट्रेट मार्बल, वाइट मार्बल, ग्रीन मार्बल, ब्लैक मार्बल्स, है ना, कोटा, ये क्या है, क्वारिंग का है। ऐसे क्वारिंग कहते हैं उसको। क्यूरेटिंग मीन्स गेटिंग डायरेक्टली और यूजिंग। सो हम उसको डायरेक्टली लेते हैं और यूज़ करते हैं, इसलिए उसको क्वारिंग कहते हैं। नाउ सेकंड है ड्रिलिंग। आई एम कमिंग इन रिवर्स, मैं थोड़ा उल्टा ले रहा हूँ। ड्रिलिंग, अब ड्रिलिंग कैसे? ड्रिलिंग भी एग्जांपल यू हैव सीन, हमें पानी चाहिए, राइट। हम क्या करते हैं, ड्रिलिंग, बोरिंग करते हैं, फिर उसके अंदर से नीचे से पानी आता है ना। तो ड्रिलिंग करके कौन सा सब्सटेंस निकाला जा सकता है, लिक्विड सब्सटेंस। तो जो लिक्विड मिनरल्स है, जैसे ऑयल है, सो ये जो ऑयल्स है वो ड्रिलिंग करके निकाले जाते हैं। और थर्ड वन है माइनिंग, जैसे कि सॉलिड होंगे, है ना, सॉलिड, तो माइनिंग किए जाते हैं। अभी माइंस का एग्जांपल यू माइट हैव सीन, है ना। माइंस कैसे देखा होगा, कई जगह पे ये गड्ढा करते हैं, येलो सॉइल जो होती है वो आप घर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो वो पूरा येलो सॉइल जब तक आती है तब तक उसको खोदना पड़ता है, उकेरना पड़ता है ना, उसको कहते हैं माइनिंग। अब माइनिंग इट हैज़ टू टाइप्स, ओपन कास्ट एंड शाफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट एंड शाफ्ट माइनिंग। सी द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम द रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ surface is called mining. Minerals that lie at the shallow depth are taken by removing the surface layer is known as open cast mining. अब उसको ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। जो ऊपर अपर सरफेस में होगा वहाँ पे क्या करते हैं, एक कुएं जैसा, वेल जैसा गड्ढा करके उसको निकाल लेते हैं, दैट इज ओपन कास्ट। बट समवेयर द मिनरल्स लाई डीप इन द ग्राउंड and there we need shaft mining. So shaft mining, how shaft mining is done? Like petroleum, natural gas occur far below the earth's surface. Deep wells are bored,
हाँ, कोल माइनिंग भी होती है, गोल्ड माइनिंग भी होती है, वो भी कभी कभी शाफ्ट माइनिंग से की जाती है। छोटे छोटे ब्यूरोज बनाए जाते हैं, उसमें से छोटी छोटी गलियाँ बनती, उसमें से लोग चल के नीचे जाते हैं और वो निकाल के लाते हैं। तो दैट इज़ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, वो नीचे होते हैं डीप इन द वेल्स। सो वहाँ पे बड़ी बड़ी बोरिंग की जाती है ना। सो उसको क्या कहते हैं, ड्रिलिंग। हाँ, पेट्रोलियम के लिए की जाती है ड्रिलिंग। सो जो दो टाइप की माइनिंग है वो कौन सी है, ओपन कास्ट और शाफ्ट माइनिंग। थर्ड ड्रिलिंग हमने देखा और क्वायरिंग हमने देख लिया। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, सी दिस लेसन इज़ वेरी इजी। यहाँ पे यू नीड टू नो द मैप फर्स्ट। मैप इसमें एंड रिसोर्सेज, ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेफिनेशंस। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स ऑकर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ in different types of rocks. They are found in the rocks, igneous rocks, metamorphic rocks and sedimentary rocks also. There are three types of rocks only, that means in all rocks they are found. Now igneous rocks, some other minerals are found, metamorphic rocks, some other minerals are found, sedimentary rocks, some other minerals are found. Generally metallic minerals are found in the igneous and metamorphic rocks, है ना। तो सो हमें जो मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं, मेटल जो मिलता है वो उसके बेस में है, बेस रॉक में है। वो कौन से हैं, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक है ना। सो आयरन ओर इन द नॉर्थ स्वीडन, कॉपर एंड निकेल डिपॉजिट्स इन द ओंटारियो। देखो आयरन ओर कहाँ पे है ज़्यादातर, नॉर्थ पार्ट ऑफ स्वीडन। नॉर्थ पार्ट ऑफ स्वीडन में क्या है, आयरन ओर है। देखो आयरन ओर के लिए ये कप केक जैसा एग्जाम्पल दिया हुआ है ना। सो स्वीडन ये साउथ अमेरिका में वहाँ पे है। उसके बाद में कनाडा में है, उसके बाद में ओंटारियो में है। कॉपर एंड निकेल डिपॉजिट्स इन ओंटारियो। अब कॉपर और निकेल कहाँ पे है, ओंटारियो में है। कनाडा में भी है, द अपर पार्ट ऑफ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। आयरन, निकल, क्रोमाइड्स एंड प्लैटिनम इन साउथ अफ्रीका। अब ये देसी अफ्रीका में कौन से हैं, बॉक्साइट है, निकेल है, आयरन है, क्रोमाइट है, प्लैटिनम है। सो ये सारे पाए जाते हैं। नाउ दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन। द sedimentary rocks formation of plains and young fold mountains contain non-metallic minerals like limestone deposit or Caucasus region of France. So अब sedimentary rock में क्या है, जो नॉन मेटालिक मिनरल्स ज़्यादा मिलते हैं, जैसे कि सीमेंट, लाइमस्टोन, सीमेंट बनता है वो ये नॉन मेटेलिक मिनरल से। लाइमस्टोन बनता है, चूना बनता है ना। और ऐसे ही मिट्टी वाले जो मेटल्स है वो ज़्यादा मिलते हैं। तो ये कौन से हैं, सेडिमेंट्री रॉक में, जो आफ्टरवर्ड बने हैं, बाद में जो बने हैं रॉक्स, उसमें ये मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है। सो ये कहाँ पे मिलते हैं, फ्रांस में। मैग्नीज डिपॉजिट इन जॉर्जिया। अब मैग्नीज कहाँ पे मिलता है, जॉर्जिया में मिलता है, यूक्रेन में मिलता है। एंड फॉस्फेट बेड्स ऑफ अल्जेरिया, अल्जेरिया में फॉस्फेट मिलता है, नॉन मेटेलिक मिनरल है। आर सम एग्जाम्पल्स। मिनरल फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम आर ऑल्सो फाउंड इन सेडिमेंट्री strata. So in some sedimentary rocks minerals and petroleum is also found. Generally the petroleum is found in sedimentary rocks only, क्योंकि पेट्रोलियम जो है ये कैसे बना है, पेट्रोल्स, ऑयल्स, ये जो प्रोडक्ट है वो कैसे बने हैं, पहले पूरे बहुत सालों पहले जब भूकंप हुए, अर्थक्वेक हुए, तो पेड़, जानवर सब ज़मीन में दब गए और प्रेशर की वजह से उनकी जो स्ट्रक्चर था वो क्या हो गया, लिक्विडिफाइड हो गया। उनकी जो अंदर जो बॉडी थी वो जो थी वो लिक्विड में टर्न हुई प्रेशर की वजह से और गर्मी की वजह से, एंड दैट टर्न इनटू मिनरल पेट्रोलियम। सो ऐसे पेट्रोलियम बने। पेट्रोलियम बनने के लिए बहुत साल लगे, बहुत सारे पेड़ अंदर दब गए, बहुत सारे जानवर दबे, और उसके बाद उनका वो टर्न हुआ, उसमें प्रोसेस हुआ, प्रेशर क्रिएट हुआ, गर्मी क्रिएट हुई, उसकी वजह से वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट बने, है ना।
तो ये सेडिमेंट्री रॉक भी अर्थक्वेक में ही बनते हैं, है ना। सेडिमेंट्री रॉक, उसके बाद में मेटामॉर्फिक रॉक, ये अर्थक्वेक की वजह से बनते हैं। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनते गया और एक के ऊपर एक सेडिमेंट्री रॉक्स बनते गए, वो रॉक्स में तब्दील हो गए। तो वो जो लिक्विड था वो कहाँ पे, रॉक्स में बंद हो गया, पैक हो गया, है ना, लेयर के ऊपर लेयर बन के। सो लेयर के ऊपर लेयर बनना यानी सेडिमेंट्री रॉक बनना। सो द पेट्रोलियम आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक। एशिया, सी Asia, China and India have large iron ore deposits. The continent produces more than half of the world's tin. So चाइना में और इंडिया में सबसे ज़्यादा मिलता है क्या, आयरन, और दुनिया के हाफ जितना पूरी दुनिया में है उसकी 50% आयरन कहाँ पे है, इंडिया में और चाइना में है। फिर भी इंडिया और चाइना, है ना, तो चाइना तो प्रोग्रेस हो गया, इंडिया इज़ स्टिल ए प्रोग्रेसिंग कंट्री। मलेशिया, चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर। सो चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया क्या है, टिन प्रोड्यूसर है, लीडिंग टिन प्रोड्यूसर, वो सबसे ज़्यादा आयरन निकालते हैं, हाँ, प्रोड्यूस करते हैं। क्यों, टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। चाइना ऑल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लीड। सो चाइना में लीड भी मिलता है, इट्स ए नॉन मेटेलिक मिनरल। Antimony, tungsten. Asia also has deposit of manganese, bauxite, nickel, zinc and copper. So एशिया में मैग्नेट भी मिलता है, मैग्नीज भी मिलता है, बॉक्साइट भी मिलता है, निकल भी है, जिंक भी है। एशिया मीन्स एशियन कॉन्टिनेंट, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, सो इन कंट्रीज़ में। और क्या क्या मिलता है, कोल भी है, कोल्स भी है, उसके बाद में लाइमस्टोन की भी है, उसके बाद में सीमेंट भी है। यूरोप इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। अब यूरोप जो है ये लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन ओर का। द कंट्रीज विथ लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन आर रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। ये इनके पास बहुत बड़ी बड़ी ओर्स हैं मिनरल्स की। Minerals deposit of copper, lead, zinc, manganese and nickel are found in Eastern Europe and European Russia. So रशिया में ये दूसरे जो मिनरल्स है, कॉपर, लीड, जिंक और मैग्नीज, निकल, ये भी मिलते हैं। नॉर्थ अफ्रीका, सी हाँ, वी आर लर्निंग ओनली मैप पे ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है यही देखना है। द मिनरल डिपॉजिट इन नॉर्थ अफ्रीका आर लोकेटेड इन 3 zones: द कैनेडियन रीजन, north of the Great Lakes, Appalachian region and the mountain ranges of the west. See, in these three parts, there are mineral deposits in North America. नॉर्थ अमेरिका में है, देखो नॉर्थ अमेरिका में मिनरल डिपॉजिट्स है, देर आर मेनी टाइप ऑफ मिनरल्स। सो कैनेडियन रीजन, कनाडा में है, जो अपर जोन है कनाडा, वहाँ पे है। देन द ग्रेट लेक ऑफ अपालाचियन रीजन, द अपालाचियन रीजन में भी है। माउंटेन रेंजेस ऑफ वेस्ट, कौन सी है, आल्प्स माउंटेन रेंजेस है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी मिलते हैं क्या, मिनरल्स। ओके, कौन से है, आयरन, निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर are mined in Canadian Shield region, coal in the Appalachian region, and western Cordilleras have vast deposit of copper, lead, zinc, gold and silver. So western mountains के पास कौन से है, गोल्ड है, सिल्वर है, लीड है, जिंक है और कॉपर है। साउथ अमेरिका में क्या है, साउथ अमेरिका यानी द लोअर पार्ट ऑफ अमेरिका, ब्राज़ील, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आयरन का। चिली एंड पेरू, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉपर के। ब्राज़ील एंड बोलिविया आर दी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन काइंड ऑफ आयरन। साउथ अमेरिका आल्सो हैज़ लार्ज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, प्लैटिनम, एस्बेटॉस एंड डायमंड्स। ओके, तो डायमंड कम है पर है। मिनरल ऑयल इज़ फाउंड इन वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू एंड कोलंबिया। सो ये 5 जो स्टेट्स है अमेरिका के, वेनेजुएला, अर्जेंटीना,
चिली, पेरू एंड कोलंबिया। इसमें क्या है, मिनरल ऑयल भी मिलता है। अफ्रीका, अफ्रीका इज़ रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स। अफ्रीका में क्या मिलता है, डायमंड्स मिलते हैं। So where we were, Africa, right? So dear students, see, Africa, such minerals are there that it is very rich. In Africa, it is the world's largest producer of diamond, gold and platinum. South Africa, Zimbabwe and Zaire. See, this is why, due to the gold in Africa, the British were not ready to leave the rule over Africa. ब्रिटिश जो थे ये अफ्रीका पे से अपना रूल हटाना नहीं चाहते थे। वाई? बिकॉज अफ्रीका वॉज वेरी रिच इन गोल्ड। Zimbabwe and Zaire produce a large portion of the world's gold. The other minerals found in Africa are copper, iron ore, chromium, uranium, cobalt and bauxite. Oil is found in Nigeria, Libya and Angola. ऑस्ट्रेलिया में क्या है, बॉक्साइट, गोल्ड, डायमंड, आयरन, tin, nickel. It is also rich in copper, lead, zinc and manganese. Kalgoorlie and Coolgardie areas of Western Australia have the largest deposit of gold. Antarctica. The geology of Antarctica is sufficiently well known to predict the existence of variety of mineral deposits. Some probably large significant size of deposit of coal in the transantarctic mountains and iron near the Prince Charles Mountains of East Antarctica is forecasted. It is said to have nobody at there. Iron ore, gold, silver and oil are also present in commercial quantities. Now, use of minerals. So this was the distribution, how in different countries minerals are distributed. Use of minerals. We are forgetting the Arabian countries. The Arabian countries are very rich in petroleum. Turkestan, Iraq, Iran, Azerbaijan, Armenia, Arabistan, these are very rich in petroleum products. Uses of minerals. Minerals are used in many industries. Minerals which are used in gems are usually hard. These are then set in various styles of jewelry. ओके, सो अलग अलग टाइप के मिनरल्स है, अलग अलग टाइप में वो यूज़ होते हैं। जैसे हार्ड जो मिनरल्स है, दे आर यूज्ड एज ज्वेलरी. कॉपर इज़ मेटल to make the coins and pipe. Silicon is used in computer industry. Aluminum is used is obtained from the bauxite. Bauxite में से ही aluminium जो निकलता है. So aluminum becomes the metal like hard substance that is used in different industries. Many industries in our household also we are using it. Conservation of minerals. Minerals are a non-renewable resource. देखो, दी रिसाइकल इसमें रिसाइकल जो है बहुत कम मिनरल्स में होता है. सारे मिनरल्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड. सो एक दिन ये मिनरल्स क्या है, ख़त्म होने वाले हैं. सो इसमें दो टाइप के मिनरल्स है, एक रिसाइकलेबल और नॉन रिसाइकलेबल. मेटल्स आर रिसाइकलेबल्स. Metals are recyclable while petroleums are non-recycled, but both the minerals are non-renewable. मतलब हम उनको बना नहीं सकते. It takes thousands of years for the formation of concentration of minerals. The rate of formation is much smaller than the rate at which humans are consuming these minerals.
सो हम जिस तरह से यूज़ कर रहे हैं मिनरल्स को, उस तरह से अगर यूज़ करेंगे तो बहुत जल्द ये मिनरल्स ख़त्म होने वाले हैं। ठीक है, बहुत जल्द ये मिनरल्स ख़त्म होने वाले हैं, और इसमें क्या होगा, हम उनको नए से बना भी नहीं सकते। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू रिड्यूस द वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। सो माइनिंग एंड यूजिंग में इनको बहुत कम से कम वेस्टेज में यूज़ करना चाहिए। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल इज़ अनदर वे इन विच द मिनरल्स रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व्ड। और दूसरा तरीका है जिसमें हम मिनरल्स को ज़्यादा देर टिका सकते हैं, दैट इज़ रिसाइकलिंग। सो कुछ जो मिनरल्स है वो हम यूज़ करके रीयूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ रिसाइकल। ठीक है। नाउ पावर रिसोर्सेज, द नेक्स्ट टॉपिक इज़, अब पावर रिसोर्सेज क्या है? सी, पावर और एनर्जी प्लेज ए वाइटल रोल इन अवर लाइव्स. We also need power for industry, we need power for household, agriculture, transport, communication, defense, everywhere. We need lights, we need power, we need vehicles to run. So this runs on the power. Power resources may be broadly categorized as conventional and non-conventional resources. अब इसमें दो टाइप के हैं, conventional and non-conventional. What are the conventional resources? Conventional sources of energy are those which have been in common use for long time. Firewood, fossil fuel are two main conventional energy sources, है ना. सो फायरवुड है और फॉसिल फ्यूल है, जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, ये क्या है, कन्वेंशनल सोर्सेस है फॉर ए फायरवुड. Now firewood, it is widely used for cooking, heating in the part countryside areas. Villagers are using it. The remains of the plant or the dried plants, animals which were buried under the earth for millions of years got converted by the heat and pressure into a fossil fuel. Now this fossil fuel such as coal, petroleum, natural gas, so ये क्या बन गए, ये फॉसिल फ्यूल बन गया. ये जो प्लांट्स थे बर्ड हो गए, बड़े बड़े पेड़ ज़मीन में दब गए, हज़ारों सालों तक प्रेशर उन पर बेल्ट रहा, तो वो डायरेक्टली कोल में टर्न हो गए हीट की वजह से. वो बर्न हुए, जले, पर दोनों साइड में वो क्या कैसे बर्न हुए, विदाउट ऑक्सीजन. तो वो कैसे टर्न हो गए, कोल में टर्न हो गए, कोल में टर्न हो गए, है ना. सो हार्ड कोल बन गया. सो पेट्रोलियम बन गया, कुछ जो थे लिक्विड बन गया तो पेट्रोलियम बन गया, गैसेस बन गए, कुछ का गैस बन गया, उसमें से गैस प्रोड्यूस हुआ, है ना. जब कोई पेड़ पौधा या जानवर जलता है तो बहुत सारे गैसेस निकलते हैं, लिक्विड निकलता है ना, हार्ड सब्सटेंस भी निकलता है. तो ये क्या बन गए, ज़मीन में दबने की वजह से हार्ड सब्सटेंस भी नीचे रहा, गैस भी नीचे रहा और लिक्विड भी नीचे रहा, एंड दैट टर्न्ड इनटू फॉसिल फ्यूल. कौन कौन से फॉसिल फ्यूल बने, कोल बना, देन पेट्रोलियम्स बने, देन गैसेस बने, नेचुरल गैसेस. ओके, सो दीज आर द कन्वेंशनल एनर्जीज. These reserves of these animals are limited. The rate at which the growing world population is consuming them is far greater than the rate of their formation. So जितना वक्त उनको बनने में लगता है उससे बहुत कम ज़्यादा वक्त में हम उसको यूज़ कर रहे हैं. So these are likely to be exhausted soon. थोड़े देर में सारी पेट्रोल की गाड़ियाँ साइकिल जैसे बन जाएंगी, है ना, क्योंकि पेट्रोल ही नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा. सो कोल, लेट अस टेक कोल फर्स्ट. उसमें कन्वेंशनल एनर्जी में कोल है, फायरवुड हो गया, कोल. दिस इज़ द मोस्ट अबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल. इट इज़ यूज्ड एज ए डोमेस्टिक फ्यूल इन इंडस्ट्रीज सच एज आयरन, स्टील, स्टीम इंजिन्स, जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी. Electricity is formed from coal is called thermal power, है ना. अब थर्मल पावर भी से इलेक्ट्रिसिटी बनती है कोल का यूज़ करके. द कोल which we are using today was formed millions of years ago when giant ferns, swamps got buried under the layers of the earth. Coal is therefore referred to as buried sunshine. So इसके लिए कोल को क्या नाम दिया गया है, बरीड सनशाइन भी कहते हैं. कीप इट इन माइंड. द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस एंड इंडिया टू,
है ना, इंडिया भी है उसमें पर कम है, जो अपनी ज़रूरत के लिए करता है, बाहर ज़्यादा नहीं भेजता है। द कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ इंडिया आर रानीगंज, झरिया, धनबाद, बोकारो एंड झारखंड। सो इन एरियाज़ में कोल माइंस है, महाराष्ट्र में भी है, थोड़ी बहुत है। पेट्रोलियम, नाउ द पेट्रोल दैट कीप्स योर कार, ये कन्वेंशनल सोर्स है, फायरवुड, कोल, पेट्रोलियम। The petrol that keeps your car running as well as oil that keeps your cycle and cycle from squeaking both began as a thick black liquid called petroleum. It is found between the layers of rock and is drilled from the oil fields located in offshore coastal areas. Then it is sent for refineries. Such process the crude oil, विच प्रोसेस द क्रूड ऑयल, जो फॉर्म में मिलता है पेट्रोलियम उसे कहते हैं क्रूड ऑयल, कच्चा ऑयल, क्रूड ऑयल। सो उसको रिफाइनर किया जाता है। प्रोड्यूस ऑफ वैरायटी प्रोडक्ट्स लाइक डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक, लुब्रिकेंट्स, ये सारे क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। ये सब उस क्रूड ऑयल से बनते हैं, मतलब डीजल और पेट्रोल दोनों एक से बनता है, केरोसिन भी उसमें से ही अलग निकलता है, वैक्स और प्लास्टिक भी उसमें से ही निकलता है, पेट्रोलियम का ही वो क्या है, फॉर्म है। पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। अब इसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं, वो एज इम्पोर्टेंट एज गोल्ड, गोल्ड के जितना ही महंगा है, होना चाहिए, एज दे आर वैल्यूएबल, क्योंकि वो उतना वैल्यूएबल है। द चीप पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कतार। सो पेट्रोलियम में सबसे चीप, सबसे मेन कौन है, ईरान है, इराक है, सऊदी अरेबिया है और कतार है। दी अदर मेजर प्रोड्यूसर्स आर यूएसए, रशिया, वेनेजुएला, अल्जेरिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, मेनी कंट्रीज। दी लीडिंग प्रोड्यूसर्स इन इंडिया आर दिग्बोई इन आसाम। अब इंडिया में भी पेट्रोलियम है, ठीक है, दिग्बोई में है, बॉम्बे हाई, मुंबई में भी है, एंड द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स। सो कृष्णा और गोदावरी रिवर्स के डेल्टाज में भी है, जो कि महाराष्ट्र में भी आता है, गोदावरी रिवर महाराष्ट्र से बहती है। सो वहाँ पे भी पेट्रोलियम है, पर वहाँ पे अभी तक प्लांट नहीं, फोरकास्टेड है। सो नेचुरल गैस ये चौथा कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी का। The natural gas is found with petroleum deposit and is released when crude oil is brought to the surface. It can be used as a domestic and industrial fuel. Russia, Norway, UK, Netherlands are the major producers of natural gas. So ये नेचुरल गैस के मेजर प्रोड्यूसर्स है। इंडिया में भी नेचुरल गैस मिलता है, जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, है ना। कृष्णा और गोदावरी डेल्टा में देखो गैस प्लांट है, हाँ, गैस फिलअप प्लांट है महाराष्ट्र में। सो ये नेचुरल गैस का मिलता है। त्रिपुरा, सम एरियाज ऑफ शोर इन मुंबई हैव नेचुरल गैस। मुंबई में भी देखो समंदर के अंदर जाके वहाँ पे नेचुरल गैस मिल रहा है और वो बहुत सालों से निकाला भी जाता है। वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व्स ऑफ देयर ओन। पर फिर भी जो कंट्रीज़ है, इंडिया का जो नेचुरल गैस है वो इंडिया को ही कम पड़ता है ना, वो सफिशिएंट नहीं है इतना। द शार्प इंक्रीज in our consumption of fossil fuel has led to their depletion at an alarming rate. So बहुत जल्दी ये ख़त्म होने वाला है। Unchecked burning of fossil fuel is like an unchecked dripping tap which will eventually run dry. So हम कैसे कर रहे हैं उसको, यूज़ कैसे कर रहे हैं, अनचेक्ड, बस फिलअप करो, कहीं पे भी यूज़ करो। So we are using it without any checking. These someday conventional sources of energy that are cleaner alternatives to fossil fuels will be finished. और एक दिन ये जो कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्सेस है ये क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाने वाले हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे एक दिन, ठीक है। सो हाइडल पावर देखो, अभी कन्वेंशनल एनर्जी में आता है एक हाइडल पावर। अब ये हाइडल पावर जो है ये एक्चुअली नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में लेना चाहिए, पर कन्वेंशनल एनर्जी में इसके लिए लिया है कि पानी भी एक दिन धरती पे से ख़त्म हो जाएगा, है ना। हाइडल पावर यानी अब पानी, वाटर जो है, डैम्स में जो एनर्जी बनती है,
पानी का यूज़ करके। अगर अर्थ का वाटर ही ख़त्म हो गया तो डैम में पावर नहीं रहेगा, इसलिए वाटर भी कन्वेंशनल यूज़ में आता है और हाइडल पावर भी कन्वेंशनल में आता है। हाँ, हमेशा याद रखो कि हाइडल पावर वाई इट इज़ इन कन्वेंशनल, बिकॉज सम डे इट इज़ फोरकास्टेड वाटर विल ऑल्सो एंड अप। रेन वाटर और रिवर वाटर stored in dams is made fall from high level, and that falling water flows through pipes inside the dams and turbines blades, and they move the blades and generate the electricity. This is called hydroelectricity. This is called tidal power. The water discharge after the generation of electricity is used for irrigation. अब वाटर जो है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्चार्ज, वाटर डिस्चार्ज आफ्टर जनरेशन, है ना। वो यूपी बिहार में ये जब सिखाते हैं तो वो क्या बोलते हैं, मतलब पता है, वाटर डिस्चार्ज हो गया, अब उसके अंदर की चार्जिंग ख़त्म हो गई भाई। दैट डज नॉट मीन वाटर डिस्चार्ज मीन्स ये जो पानी है यूज़ होने के बाद जो चार्ज होता है, जो निकलता है, बाहर निकलता है, वो पानी इरिगेशन के लिए, पीने के लिए, हर काम के लिए अवेलेबल है, क्योंकि उसमें पानी में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ओनली द स्पीड ऑफ द वाटर गिव्स इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ओनली द स्पीड ऑफ द वाटर गिव्स इलेक्ट्रिसिटी। उसमें से इलेक्ट्रिसिटी निकल जाती है तो फिर वो इरिगेशन के काम का नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है, है ना। पानी में कोई इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं। व्हेन वाटर कम्स इन स्पीड दैट ब्रिंग्स द पावर, दैट पावर्स द turbines blades, and that blades, due to the power in the blade, electricity is generated, not due to the water. 1/4 of the world's electricity is produced by hydel power. अभी देखो दुनिया में सबसे ज़्यादा हाइडल पावर ही यूज़ हो रहा है। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड आर पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील, चाइना। सम इम्पॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशंस इन इंडिया आर भाखरा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट। सो ये सारे क्या हैं, हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया में। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, अब हम देखते हैं नॉन कन्वेंशनल, मतलब जो कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं, हमेशा चलते रहेंगे और हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो पहला उसमें आता है सोलर एनर्जी। द सन्स हीट इज़ द सोलर एनर्जी। द लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाय अस एंड वी कैन यूज़ इट इन मेनी वेज टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो पावर ऑफ दिस हीटिंग एंड लाइटिंग, where if it is collected, the technology of utilizing solar energy benefits a lot of tropical countries and that are blessed with abundant sunshine, right? So India is a country which is abundant with sunshine. Solar energy is also used in solar heaters, solar cookers, solar dryers, besides being used for community lighting and traffic signals. अब सोलर एनर्जी ऐसी एनर्जी है, दिस कैन बी यूज्ड एज एनर्जी एवरीवेयर। जहाँ जहाँ पे आप कन्वेंशनल एनर्जी यूज़ करते हैं वहाँ पे सोलर एनर्जी यूज़ की जा सकती है। एंड सोलर एनर्जी, सोलर पावर इज़ अबंडेंट। अभी कई करोड़ वर्षों से सन है तो और अभी उसकी उम्र कितनी हुई है, अभी इट इज़ यंग ओनली, इट इज़ यंग ओनली। तो बूढ़ा कब होगा, वो और कई करोड़ वर्षों के बाद होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज़ कन्वेंशनल, बहुत सालों तक चलने वाली है ये एनर्जी, है ना। सो विंड एनर्जी सेकंड जो है कन्वेंशनल। सी द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ विंड एनर्जी। व्हाट इज़ विंड एनर्जी, दैट विल सी फर्स्ट, ठीक है। अब विंड इज़ इन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, एक जगह से दूसरी जगह बहती रहती है। एंड दिस विंड मिल्स हैव बीन यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन, lifting water. In modern times, windmills, high speed winds, and generating the electricity also. So windmill से भी हम एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। अब देखो एडवांटेजेस क्या है, ये नॉन पोल्यूटिंग है, उससे कोई पोल्यूशन नहीं होता है। अगर विंड मिल हम यूज़ करेंगे तो पोल्यूशन नहीं होगा, है ना, कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। लो कॉस्ट प्रोडक्शन है, सबसे कम बजट में बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी है। और वंस इट इज़ सेटअप, एक बार आपने लगा दी आपके घर के ऊपर, छत के ऊपर विंड मिल, आपको उसकी एनर्जी मिलती रहेगी हमेशा के लिए, उसका कोई कॉस्टिंग नहीं है। सिर्फ एक टाइम वो आपको वो ख़रीदना है बस। एंड इट इज़ सेफ एंड क्लीन। वाइल द डिसएडवांटेज नॉइज़ पोल्यूशन, कभी कभी आवाज़ करता है,
वो विंड मिल्स आर कॉस्टली, वो विंड मिल्स जो होती है थोड़ी सी कॉस्टली है, पर चाहो तो आप घर पे भी बना सकते हैं, है ना, इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके। सो इट डिस्ट्रीब्यूट्स रेडियो, इट डिस्टर्ब्स द रेडियो एंड टीवी रिसेप्शंस एंड इट इज़ हार्मफुल टू बर्ड्स। सो ये डिसएडवांटेजेस है विंड एनर्जी के। अब सोलर एनर्जी के एडवांटेज दिए हैं, टाइडल एनर्जी के एडवांटेज डिसएडवांटेज दिए हैं, नॉन कन्वेंशनल और सोर्सेस ऑफ एनर्जी के एडवांटेज डिसएडवांटेज दिए हुए हैं, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी, बायोगैस एनर्जी, ओके, एंड जियोथर्मल एनर्जी। ये सारे चार्ट इस पेज पे, ये सारे चार्ट इस पेज पे दिए हुए हैं। ये चार्ट देखो एंड रीड इट। दिस ये श्योर होता है, इनमें से एक या दो एग्ज़ाम में आता ही आता है। इवन द 10th स्टैंडर्ड ऑल्सो उसमें कुछ ना कुछ पार्ट है शायद, इफ़ आई नो। सो न्यूक्लियर पावर, अभी नेक्स्ट लेते हैं न्यूक्लियर पावर। व्हाट इज़ न्यूक्लियर पावर? न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन फ्रॉम द एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्ली ऑफ एटम्स naturally occurring radioactive elements like यूरेनियम एंड थोरियम। अब देखो कुछ जो एलिमेंट्स है नेचुरली वो क्या है, रेडिएशन से उसमें, है ना। यूरेनियम जो है वो ज़मीन के अंदर मिलता है, पर उसको अगर घर में रख दो तो घर के बहुत सारे लोग बीमार हो सकते हैं, यूरेनियम, क्योंकि उसमें से रेडिएशंस निकलते रहते हैं, न्यूक्लियस निकलते रहते हैं। अब दिस न्यूक्लियस रेडिएशंस जो हैं, दीज फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूज़न। इसको क्या करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूज़न बनाते हैं, रिएक्टर बनाते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाते हैं, उसमें से रेडिएशन निकालते हैं एंड दैट एमिट्स द पावर, और उस रेडिएशन में से पावर जनरेट होती है। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर आर यूएसए एंड यूरोप। सो न्यूक्लियर पावर सबसे ज़्यादा कौन यूज़ करता है, यूएसए एंड यूरोप। उसके बाद में जापान भी यूज़ करता है, चाइना भी यूज़ करता है, और उनके न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स में पीछे कई साल, 2-1 साल पहले ही ब्लास्ट भी हुए थे। पीछे सुनामी में वो जापान का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट भी ख़राब हुआ था, तो उसको शटअप करना पड़ा, और बहुत उसका ये जो ये थे उसमें से निकलने वाले रेडियस थे वो बहुत लोगों को हार्म भी किया है ना। इन इंडिया में कहाँ पे है, राजस्थान, झारखंड हैव लार्ज डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम। Thorium is found in large quantity in the monazite sands of Kerala. So thorium is found in Kerala, and the nuclear power stations in India are located in Kalapakkam in Tamil Nadu, Tarapur in Maharashtra, Rana Pratap Sagar near Kota in Rajasthan, and Narora in Uttar Pradesh, and Kaiga in Karnataka. So there are only 4 or 5 nuclear projects in India, and those which are yet to come, they are under construction only. Geothermal energy is the last non-conventional energy source. Heat energy obtained from the earth is called geothermal. देखो अभी हीट एनर्जी जो होती है ये जियोथर्मल जो अर्थ से निकली है। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेस स्टेडीली as we go deeper. Sometimes this heat energy may surface itself in the form of hot spring. This heat energy can be used to generate power. अभी जो hot springs होते हैं, गर्म पानी के झरने होते हैं, उसमें से भी एनर्जी बनाई जा सकती है। Geothermal energy is in the form of hot springs has been used for cooking, heating, bathing for several years. USA has world's largest geothermal power plant, followed by New Zealand, Iceland, Philippines, Central America. In India, geothermal plants are located in Manikaran in Himachal Pradesh and Puga in Ladakh Valley. सो इंडिया में भी 2 जियोथर्मल प्रोजेक्ट्स है और बहुत सारी अदर कंट्रीज़ में हैं। हाँ, यूएसए में सबसे बड़ा है। सो टाइडल एनर्जी, अब लास्ट कन्वेंशनल सोर्स है टाइडल एनर्जी। क्यों है ये कन्वेंशनल? क्योंकि समुद्र बहुत सालों से है और आगे के बहुत साल तक रहेगा, ठीक है। सो टाइडल एनर्जी इज़ एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम द टाइड्स कॉल्ड टाइडल एनर्जी. Tidal energy can be harnessed by building dams at narrow openings of the sea.
और टाइडल एनर्जी कैसे हम बना सकते हैं, डैम्स बना के। नेचुरल ओपनिंग्स ऑफ द सी ड्यूरिंग द हाई टाइड एनर्जी ऑफ द टाइड इज यूज टू टर्न the turbine installed in the dam to produce electricity. Russia, France and Gulf of Kutch in India have huge tidal mill farms. So tidal energy हम बना सकते हैं। सो ओशंस पे ये बनती है, डैम्स लगा के, कुछ अलग अलग मशीन्स लगा के जो टाइड्स की वजह से हिलते हैं, फिर उसके अंदर के टर्बाइन जनरेट होते हैं और एनर्जी जनरेट होती है। अब ये टेक्नोलॉजी रशिया फ्रांस यूज़ कर रहा है, ठीक है। और इन द गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया, इंडिया में भी कच्छ में कुछ पार्ट में ये टाइडल एनर्जी मिल्स जो है, फार्म्स जो है, ये लगाए गए हैं ऑन दी प्रैक्टिस, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बेसिस। बायोगैस, अब बायोगैस ये लास्ट ये है नॉन कन्वेंशनल। अब नॉन कन्वेंशनल क्यों है? बिकॉज वी मेक इट, हम बनाते हैं, है ना। और बायोगैस घर घर में बन सकता है। ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट्स, एनिमल मटेरियल, एनिमल डंग, किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस। आप घर में भी एक छोटा सा एक टैंक लेके उसमें अगर अपना वेस्ट फूड जो है, घर में बचा हुआ खाना है, वो अगर डालते जाएंगे, कुछ दिनों तक उसमें डालेंगे और थोड़ा सा उसमें प्रोसेस है, सो दैट ऑर्गेनिक वेस्ट इज़ डीकम्पोज बाय बैक्टीरिया, उसमें बैक्टीरियाज डालने पड़ते हैं। And the biogas disasters to emit biogas which is essential in mixture of मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो उसमें से प्रोड्यूस होता है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, ये बायोगैस है। बायोगैस क्यों कहा? हम उसको बनाते हैं, जो बायो सब्सटेंस है वो यूज़ करके। पेड़ पौधे, जब हम आसपास की घास वगैरह काटते हैं तो वो भी उसमें डाल सकते हैं। सो उसमें से एक गैस निकलती है, दैट कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग, लाइटनिंग and produces huge amount of organic manure each year. So ये organic manure भी बनाती है, मतलब फर्टिलाइज़र, जो बाद में उस टैंक को खाली करके हम खेतों में डाल सकते हैं। हाँ, इट टर्न्स इनटू फर्टिलाइज़र, तो वो फर्टिलाइज़र बन जाता है। एनर्जी इज़ एवरीवेयर बट वी कैन सी दैट हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज़ बोथ डिफ़िकल्ट एज वेल एज कॉस्टली। सो एनर्जी सब जगह है, पर ये हार्वेस्टिंग, उसको निकालना क्या है, कॉस्टली है। ईच वन ऑफ अस कैन मेक ए डिफरेंस बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी। एनर्जी इज सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड, द एनर्जी विच इज सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड, है ना। सो एक्ट नाउ एंड मेक द ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर एंड राइट द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन।